हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम रनवे। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रनवे पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे भू राजस्व प्रणाली। ब्रिटिश शासन द्वारा या ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों को साधने के लिए भारत में औपनिवेशिक प्रणाली को साधने के लिए भू राजस्व प्रणाली अपनाई गई थी। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में एक दो देखने को मिल जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से आज कवर करते हैं। पहले बात आती है भू राजस्व प्रणाली होता क्या है। ठीक है, देखिए, ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत अंग्रेज किसानों या जमींदारों से उनकी भूमि और उपज के आधार पर टैक्स या लगान वसूलते थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि परिभाषा नहीं आएगा आपको, इन ये क्यों अपनाया गया था इसको ध्यान रखिएगा। साम्राज्यवाद का विस्तार करना, ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करना हेतु धन की आवश्यकता, इसके लिए किया गया था। कच्चा माल, भारतीय धन से भारतीय कच्चा माल खरीदना, वेतन और भत्ते अधिकारियों के खर्चों को भुगतान करना और अधिकतम वसूली करना। ठीक है, इसी के संदर्भ में 1765 से 1793 ईस्वी तक आपको खास करके बंगाल के क्षेत्र में स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। बंगाल में जब हम लोग पढ़े थे 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। तो मुगल सम्राट द्वारा आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त की जाती है। ये किसको प्राप्त होती है? ये अंग्रेज को प्राप्त होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य था, देखिए, आगे चलकर अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त लाया जाता है। तो एक एक करके हम लोग डिटेल से इसको चर्चा करते हैं। पहले अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इसको लागू करने वाला था लॉर्ड कॉर्नवालिस। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है। अस्थायी बंदोबस्त को लागू करने वाले कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इसका विस्तार था ब्रिटिश भूमि का 19% क्षेत्र। देखिए, ये वाला क्षेत्र आपको 19% क्षेत्र पे आपको अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। ये लागू किया था कॉर्नवालिस द्वारा, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपको मेन रीजन हो जाएगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस के डिवीजन उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उत्तरी कर्नाटक भी आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी पॉइंट याद रखना है। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। ये कुल 19% भूभाग पर है और बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में है। अब देखते हैं अस्थायी बंदोबस्त की भूमिका क्या थी या इसकी विशेषता क्या थी। ये अस्थायी बंदोबस्त तो जमींदारों के साथ होता था। ठीक है, देखिए, ये जमींदार है और ये किसान है और ये आपका अंग्रेज अधिकारी है या ब्रिटिश शासन है। यहाँ पे ब्रिटिश शासन है। ठीक है, तो इसके माध्यम से इन लोग इसके साथ करते थे और ये डायरेक्ट किसान से जुड़ा होते थे। जमींदार जो है डायरेक्ट किसान से जुड़ा होते थे। ठीक है, जो भूमि का स्वामी था जमींदार था, किसान खेती करते थे, लेकिन इनको एक निश्चित दर पे ब्याज भुगतान करना होता था। ठीक है, अगर ये किसान ब्याज भुगतान नहीं कर सकते थे तो वापस जमींदारी से अपना कब्जा कर लेते थे जमीन को। इसको देखिए, सूर्यास्त कानून, ये नियम क्या था? जब किसी को एक दिन का ये टाइम दिया गया है, उस दिन शाम तक आप अगर लगान वसूल नहीं करते हैं तो आपका ज़मींदारी भी ले लिया जा सकता था इनसे और किसानों को ज़मीन भी ली जाती थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भूमि एक बिकाऊ वस्तु बन गई, किसानों का अधिकार समाप्त हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसका देखते हैं अस्थायी बंदोबस्त का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव क्या था, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, एक और यहाँ पे बात समझिएगा। ये आपको अस्थायी बंदोबस्त जो था 10/11, मतलब 10/11 कहने का मतलब है एक हिस्सा जमींदार को मिलेगा और 10 हिस्सा अंग्रेज लेते थे। ठीक है, ये कभी कभी आपको पॉइंट पूछ लेता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और बाकी ये कौन लागू किया था? कॉर्नवालिस किया था। कितना भूभाग पे था और किस किस क्षेत्र में था? ठीक है, और ये किसके साथ होता था? जमींदारों के साथ होता था, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका सकारात्मक नकारात्मक पॉइंट देखते हैं। इसमें सकारात्मक क्या था, नकारात्मक क्या था? तो अंग्रेजों को नियमित और निश्चित आय मिला, ये तो उनके लिए सकारात्मक था। निष्ठावान वर्ग जमींदार तैयार हुए। ठीक है, जमींदार का एक ऐसा वर्ग हमेशा अंग्रेजों ने तैयार करके रखा जो समय आने पर उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था। मध्यम वर्ग का उदय हुआ, कृषि का विस्तार हुआ। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? किसान ऋणग्रस्त और भूमि से बेदखल हो गए। अब किसान जो थे वो ऋणग्रस्त हो गए। इनको आपका ज़मीन पे फसल उगे या नहीं उगे, आपको ऋण देना अनिवार्य था। तो इससे क्या हुआ? किसान जो थे पूरी तरह ऋणग्रस्त हो गए और इनको भूमि से भी हाथ धोना पड़ा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के बाद आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके जन्मदाता थे टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, इसको ध्यान रखिएगा। रैयतवाड़ी, रीड और मुनरो, इसको ध्यान रखिएगा। ये पहले हुआ था शुरू, ये आपको ब्रिटिश काल के 51% भूमि पर था। देखिए, 51% भूमि पर ये आपको ये वाला क्षेत्र मुंबई, मद्रास
और कोयम्बटूर मालाबार क्षेत्र, और यहाँ आपको कुछ कुछ असम का क्षेत्र था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड द्वारा शुरू किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये कुल 21% जमीन पर था, सर्वाधिक 51%, 51% पर 21% पर क्या था, ये आपको स्थायी बंदोबस्त था। 51% पर यह था, ये मद्रास, मुंबई, मलाबार, कोयम्बटूर और असम के कुछ भाग में लागू किया गया था। ठीक है, देखिए हालांकि इसमें एक बड़ी विशेषता ये थी कि ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था वो डायरेक्ट किसानों के साथ था। ठीक है, किसानों के साथ था डायरेक्ट, ये इसमें ज़मींदार की भूमिका नहीं थी। ज़मींदारी में क्या था, ज़मींदार बीच में था, ज़मींदार एक तरफ ब्रिटिश अधिकारी, बीच में ज़मींदार, और उसके बाद किसान। लेकिन रैयतवाड़ी में सीधे रैयत यानी किसान लोग सीधे हकदार थे इसके। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, बिचौलियों को हटाना। देखिए हुआ क्या था ना, ज़मींदारी व्यवस्था में या अस्थायी बंदोबस्त में ज़मींदारी का एक वर्ग ऐसा तैयार हो गया था कि ज़्यादातर इन्हीं को लाभ हो रहा था। तो अंग्रेज़ों ने इसको हटा करके रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया, अधिकतम वसूली करना। ठीक है, दक्षिण भारत में बड़े जमींदार का अभाव था, ये भी एक रीज़न था। ठीक है, सीधा समझौता किसान के साथ हो रहा था, किसानों को मालिकाना हक दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 1/3 से 1/2 तक ऊंची लगान की दर था, ये 30 वर्षों के लिए लागू था और समय समय पर पुनर्मूल्यांकन होता था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका प्रभाव क्या पड़ा, बिचौलियों को समाप्त होना, सरकार और किसानों के बीच सीधा संबंध हो गया। ठीक है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव था, ब्याज की उच्च दरें, 1/2 सोच रहे हैं, 1/2 50% ब्याज की दरें थी, कितना महंगा था। ठीक है, उसके बाद आता है मालवाड़ी व्यवस्था, इसको लागू किया था हॉल्ट मैकेंजी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। तीनों आप लोग को, तीनों को 1-2 बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा और यहाँ से PYQ क्वेश्चन सोल्व कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ये कुल क्षेत्र का 30% भाग पे था। ठीक है, याद कर चलिए, रैयतवाड़ी 51%, जमींदारी 21% और मालवाड़ी 30%। मालवाड़ी का मतलब क्या होता है, देखिए पूरा एक गांव का समूह है, पूरा गांव का समूह है, एक गांव का प्रधान और मुखिया को जिम्मेदारी दी जाती थी कि पूरा मोहल्ला से आप लगान वसूल करके अंग्रेज तक पहुंचाइएगा। ठीक है, इसी के तहत मालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। ये 30% भाग पर था, गंगा घाटी, उत्तर पश्चिमी प्रांत, ये वाला क्षेत्र, और उसके बाद पंजाब और मध्य भारत के कुछ क्षेत्र था। इसकी विशेषता थी कि महल पूरा गांव था, विशेष जमींदारी प्रथा का ही एक संशोधन रूप था। जमींदारी में क्या था, सिर्फ जमींदारी था, लेकिन यहाँ मालवाड़ी किसी गांव के मुखिया या दिया जाता था। देखिए यहाँ गांव का मुखिया होगा, किसान यहाँ इकट्ठा करेंगे, ठीक है, साहूकार जमींदार सब इकट्ठा करेंगे और ये गांव का मुखिया ये ब्रिटिश सरकार को देगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। शुरुआत ये 1773 में अस्थायी बंदोबस्त, ठीक है, 19% भाग पर, मैं एक कैसे बोल रहा था उसको 19 कर लीजिएगा, 19% भाग पे ये बिहार बंगाल में मुख्य था, बिचौलिया जमींदार थे, निश्चित लगान दर था। रैयतवाड़ी 1820 में 51% सर्वाधिक तक बम्बे और पुणे में था, यहाँ सीधा किसानों से एग्रीमेंट था। उसके बाद मालवाड़ी आता है 30%, पंजाब उत्तर प्रदेश उत्तर भारत में गांव का मुखिया होता था और ये अस्थाई नहीं था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें मेन आपको ध्यान रखना है कितना % भाग पे था, ये ध्यान रखना है, कौन कौन क्षेत्र में था और ये किसके साथ था और इसके साथ में गवर्नर इसके कार्यकाल में कौन थे, उसको ध्यान रखना है, शुरू कौन किया था। तो दोस्तों इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा और इसका नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।